welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य संगम। नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त राहुल। सभी सुन रहे श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है साहित्य संगम। इसके अंतर्गत मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा साहित्यकारों की। तो आज साहित्य संगम में कहानी सुहाग की साड़ी, लेखक प्रेमचंद। यह कहानी मानसरोवर खंड के 7वें भाग में संकलित है। तो प्रिय श्रोताओं, आप हर रविवार को सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम साहित्य संगम। इसमें आपको कहानियां सुनाई जाएंगी साहित्यकारों की। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी सुहाग की साड़ी, लेखक प्रेमचंद। वाचन सर सोनाली चक्रवर्ती का। कहानी सुहाग की साड़ी, लेखक प्रेमचंद। यह कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गौरा उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ते थे। वह हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। वह कोई मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ थी। गौरा को सहभोज से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में यह विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल, अमर, अपरिहार्य समझती थी। इसलिए वह गरम, नरम, कांग्रेस, स्वराज्य, होम रूल सभी से विरक्त थी। कहती कि मुट्ठी भर पढ़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे, चने कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं। रतन सिंह पक्के आशावादी थे। राजनीतिक सभा की पहली पंक्तियों में बैठने वाले, कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समीर के वे झोंके थे जो स्थिर जल को हल्की हल्की लहरों से आभूषित कर देते हैं। वे प्रचंड झोंके नहीं जिनसे सागर विप्लव क्षेत्र बन जाता है। थोड़ी सी सदिच्छा सारी विषमताओं को और मतभेदों का प्रतिकार कर देती थी। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी। स्वयं सेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे, और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ता हो। खद्दर और गाड़े के दिन फिर गए थे। नयन सुख, नयन दुख, मलमल और तंजेब तन बेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ अब सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो, दे दूं। गौरा, अरे तो इसी घड़ी कोई साइट निकली जाती है, फिर कभी दे देना। रतन, वाह, लोग द्वार पर खड़े होकर कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना। गौरा, तो यह कुंजी लो, निकाल कर दे दो। मगर यह सब है लड़कों का खेल। घर फूकने से स्वराज्य न कभी मिला है और न मिलेगा। रतन, मैंने कल ही तो इस विषय पर तुमसे घंटों सिरपच्ची की थी और उस समय तुम मुझसे सहमत हो गई थी। आज तुम फिर वही शंकाएं करने लगी। गौरा,
मैं तुम्हारे अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी। रतन, अच्छा, शंकाएं फिर कर लेना, इस समय जो करना है वह करो। गौरा, लेकिन मेरे कपड़े तो न लोगे ना? रतन, सब देने पड़ेंगे। विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। इतने में दाम टहल साइड में बाहर से पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं। कहते हैं अभी कई मूल्यों का चक्कर लगाना है। कोई गाड़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए। मैंने भी अपने कपड़े दे दिए। केसर महरी कपड़ों की एक गठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो? केसर ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं? रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वह विलंब न कर सकी। लज्जा से सिर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने में सिलाया था। गौरा ने पूछा, क्या सूट भी निकाल दूं? रतन, हाँ हाँ, इसे किस दिन के लिए रखोगी? गौरा, यदि मैं यह जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी यह सूट न बनवाने देती। सारे रुपए खून हो गए। रतन सिंह ने कुछ उत्तर न दिया। तब गौरा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। वह आवेश प्रवाह में आ गई। उनकी कितनी बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियां थी जिन्हें किसी समय पहनकर वह फूली न समाती थी। बाज साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंह से बार बार तकाजे करने पड़ते थे, पर इस समय सब की सब आंखों में खटक रही थी। रतन सिंह उसके भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था, पर इस समय चुप रहने में ही कुशल समझते थे। 30 पर भी एक बार वाद विवाद की नौबत आ ही गई। एक बनारसी साड़ी के लिए तो वह झगड़ बैठे। उसे गौरा के हाथों से छीन लेना चाहा, पर गौरा ने एक न मानी, निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकल आई, जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टके हुए थे। गौरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया। रतन सिंह ने पूछा, कैसी साड़ी है? गौरा, कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। रतन, तंजेब की है? तब तो जरूर ही विलायती होगी। उसे अलग क्यों रख लिया? क्या वह बनारसी साड़ियों से अच्छी है? गौरा, अच्छी तो नहीं है, पर मैं इसे न दूंगी। रतन, वाह, विलायती चीज को मैं न रखने दूंगा, लाओ इधर। गौरा, नहीं, मेरी खातिर इसे रहने दो। रतन, तुमने मेरी खातिर से एक भी चीज न रखी, मैं क्यों तुम्हारी खातिर करूं? गौरा, पैरों पड़ती हूँ, जिद न करो। रतन, स्वदेशी साड़ियों में से जो चाहो रख लो, लेकिन इस विलायती चीज को मैं न रखने दूंगा। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने। यह गुलामी का दाग मैं अब नहीं रख सकता, लाओ इधर। गौरा, मैं इसे न दूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ कि न दूंगी। रतन, मैं इसे लेकर छोड़ूंगा। इस गुलामी के पटके को, इस दासत्व के बंधन को किसी तरह न रखूंगा। गौरा, नाहक जिद करते हो। रतन, आखिर तुमको इससे क्यों इतना प्रेम है? गौरा, तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो, इतने कपड़े थोड़े हैं। एक साड़ी रखी ली तो क्या? रतन, तुमने अभी तक इन होलियों का आशय ही नहीं समझा। गौरा, खूब समझती हूँ, सब ढोंग है, 4 दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा। रतन, तुम केवल इतना बतला दो
कि यह साड़ी तुम्हें क्यों इतनी प्यारी है, तो शायद मैं मान जाऊं। गौरा, यह मेरी सुहाग की साड़ी है। रतन, जरा देर सोचकर, तब तो मैं इसे कभी न रखूंगा। मैं विदेशी वस्त्र को यह शुभ स्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार का यह अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रख सकता। मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूंगा। लोग कितने हतबुद्धि हो गए थे कि ऐसे शुभ कार्यों में भी विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते थे। मैं इसे अवश्य होली में दूंगा। गौरा, कैसा असगुन मुंह से निकालते हो। रतन, ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही अशकुन, अमंगल, अनिष्ट और अनर्थ है। गौरा, यो चाहे जबरदस्ती छीन ले जाओ, पर खुशी से न दूंगी। रतन, तो फिर मैं जबरदस्ती ही करूंगा, मजबूरी है। यह कहकर वह लपके कि गौरा के हाथों से साड़ी छीन लूं। गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें मेरे सर की कसम। केसर महरी बोली, बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए। रतन सिंह के बड़े हुए हाथ रुक गए, मुख मलिन हो गया। उदास होकर बोले, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर, यही सही। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य संगम। इसके अंतर्गत आपने सुनी कहानी सुहाग की साड़ी, लेखक मुंशी प्रेमचंद। श्रोताओं, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। इस कहानी में क्या किसी सुधार की गुंजाइश है? क्या आपको इस कहानी की समीक्षा की आवश्यकता है? हमें आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अब श्रोताओं, इस कहानी का दूसरा भाग आप अगले रविवार को सुन सकेंगे। अब मुझे दीजिए अनुमति और सुनते रहिए रेडियो स्टेशन, जो छू ले आपका मन।